नमस्कार साथियों। देखिए आज आपके लिए बड़ा विशेष कहानी स्टोरी लेकर के आए हैं रिजर्वेशन इन इंडिया। देखिए पिछले कुछ समय से आप सभी लोग चर्चा में ये सुन रहे होंगे कि जो है जो कास्ट है उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। अब इस संबंध में बहुत सारी जो है घटनाएं घटित हुई हैं पीछे हमारे इतिहास में। और ये कहाँ से चालू हुई पूरी कहानी और कहाँ पर अभी चल रही है, इस संबंध में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। तो विषय रहेगा सब कैटेगराइजेशन विद इन शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जातियों का उप वर्गीकरण। देखिए ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जातिवार जो आरक्षण का वितरण है अपने समाज में, अपने संविधान के आधार पर वो दिया हुआ है 27%, 7.50%, 15%, 10%, 40.50%। ये सभी को पता है। जो अपना ओबीसी वर्ग है और एससी वर्ग है, एसटी वर्ग है, ईडब्ल्यूएस है, गरीबी रेखा से नीचे वाले, तो उन सभी का विवरण है ये, इसमें कोई नई बात नहीं बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम जानें कि आखिर है क्या, मसला क्या है, कहानी क्या है, किस विषय में चर्चा है। भारत सरकार ने प्रमुख अनुसूचित जाति समुदायों द्वारा अन्य सबसे पिछड़े समुदायों की तुलना में अधिक लाभ लाभ प्राप्त करने के मुद्दे के समाधान हेतु कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यह सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा जो है ये कोर्ट में भी चल रहा है। 7 जजों की एक पीठ है। कल दिनांक 6 फरवरी 2024 को इस संबंध में सुनवाई हुई और आज भी इस संबंध में सुनवाई चल रही है। चर्चा का विषय केवल इतना है कि जो सब कैटेगराइजेशन की व्यवस्था है क्या यह भारतीय संविधान के आधार पर संभव है, अनुच्छेद 341 और 342 के आधार पर। और यह जो मुद्दा है मुख्यतः यह समिति मुख्य रूप से तेलंगाना के मडिगा समुदाय द्वारा किए जा रहे संघर्ष का परिणाम है। देखिए मडगा समुदाय के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। चलिए हम इस विषय में भी चर्चा करेंगे, मडगा समुदाय आखिर है क्या और इसके पीछे की कहानी क्या है। सबसे पहले जानते हैं नवगठित समिति के उद्देश्य। देखिए जो नई गठित की गई है समिति, उसके उद्देश्य क्या है। संपूर्ण देश में विभिन्न अनुसूचित जाति समुदायों की शिकायतों के समाधान हेतु वैकल्पिक तरीकों का पता लगाना। देखिए अनुसूचित जाति का जो समूह है, जो हिस्सेदारी है हमारे समाज में, उनकी कुछ शिकायतें रही प्राय शुरुआत से ही कि भाई हमको जो सरकार द्वारा योजनाएं मिलती हैं, सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका पूरा लाभ हमको प्राप्त नहीं हो रहा। उनके समाज में भी, एससी समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं या ऐसे वर्ग हैं जो उन्हें उनके लाभों से वंचित कर रहे हैं। समिति का दायरा एक राज्य तथा समुदाय से भी बड़ा। जाहिर सी बात है, जब मडगा समुदाय ने यह आवाज़ सन 1994 से उठाई है, तो 1994 से ये आवाज़ उठाने के पहले भी पंजाब प्रकरण भी आप अभी चलेगा इस विषय में, पंजाब प्रकरण की भी चर्चा होगी, पंजाब क्या क्या प्रकरण है। तो मडगा समुदाय ने जो आवाज़ उठाई है वो आवाज़ कहीं ना कहीं पर्टिकुलर मडगा समुदाय के हितों के लिए ही नहीं है, वो संपूर्ण देश, संपूर्ण समाज के हितों के लिए ही। तो कहने का मतलब ये समिति जो है ना, केवल एक समुदाय के हितपरक कार्य नहीं करेगी, ये समुदाय और राज्य से भी बड़ा मुद्दा हो गया है। ठीक है। अगला इसका उद्देश्य रहेगा देश की 1200 से अधिक अनुसूचित जातियों के सबसे पिछड़े समुदायों को लाभ पहुंचाना, योजनाओं के समान वितरण हेतु विधि का मूल्यांकन कर उसकी प्राप्ति के लिए कार्य करना, जो अपेक्षाकृत समृद्ध तथा प्रभावशाली समुदायों से पिछड़ गए। तो ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई। लगभग 1200 से अधिक जो अनुसूचित जातियां हमारे समाज, हमारे देश में उपस्थित हैं, उन सभी को समुदाय में बराबर भागीदारी का बंटवारा देना, उनको बराबर भागीदारी देना, और जो उनके ही वर्ग के जो ऊंचे लोग हैं, उनसे जो पिछड़ गए हैं, उनको उनके बराबर लेकर आना। ठीक है। और इसके लिए क्या उपाय करने हैं, इस विषय में चर्चा करना। अब आते हैं मडगा संघर्ष के इतिहास पर। मडगा संघर्ष मैंने अभी जैसा बताया था आपको, तेलंगाना की एक शेड्यूल्ड कास्ट एक जाति है और ये जो है वहाँ पर 50% लगभग आबादी रखती है। 50% माला और 50% मडगा। लेकिन लेकिन मडगा जो है माला की अपेक्षा अधिक पिछड़ी हुई है।
माला को वहाँ पर राइट और मडिगा को वहाँ लेफ्ट यानी दायां और बायां नाम से जानते हैं। ये सब आप समझ रहे होंगे ऐसा क्यों है। चलिए, मडगा समुदाय तेलंगाना में कुल ऐसी आबादी का 50% है जिसे माला समुदाय के प्रभुत्व के कारण अनुसूचित जाति संबंधी सरकारी लाभों तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो माला जो जनजाति है तो वो 50% है और इधर मडगा 50% है। माला को वहाँ राइट और मडगा को लेफ्ट यानी दायां और बायां नाम से जाना जाता है। और माला समुदाय जो है वहाँ पर वो अच्छा खासा प्रभुत्व है वहाँ पर, जबकि मडगा समुदाय जो सरकारी नीतियाँ सरकारी लाभ है जो आरक्षण संबंधी लाभ है उनसे वंचित है और उनको पाने में उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। आरोप क्या लगा रहा है मडगा समुदाय? आरोप है उसका, मडगा समुदाय का आरोप है कि वह अपनी पर्याप्त आबादी के बावजूद समुदाय को शेड्यूल्ड कास्ट संबंधित पहलों में शामिल नहीं किया जा रहा। यानी उनका समुदाय पर्याप्त आबादी भी रखता है फिर भी जो शेड्यूल्ड कास्ट संबंधी सरकार की जो सुविधाएं हैं जो लाभ है वो उन तक नहीं किया जा रहा और उनको उनकी पहलों में शामिल नहीं किया जा रहा। अब ये जो संघर्ष है इनका, मडगा समुदाय सन 1994 से उप वर्गीकरण हेतु संघर्ष कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? जब उनको उनके बराबर का हिस्सा या हिस्सेदारी नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात वो अपनी ही कैटेगरी में सब कैटेगराइजेशन उप वर्गीकरण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने मांग रखी। सन 1996 न्यायमूर्ति श्री पी रामचंद्र राजू आयोग तथा 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया गया। इस संबंध में सरकार द्वारा 2007 में एक राष्ट्रीय आयोग का भी गठन किया गया। 1996 में श्री पी रामचंद्र राजू आयोग का गठन किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट जो है इस संबंध में व्याख्या प्रस्तुत नहीं हो पाई। उप वर्गीकरण का मुद्दा अन्य राज्यों जैसे पंजाब, बिहार, तमिलनाडु द्वारा भी उठाया गया तथा समय समय पर परिणाम स्वरूप राज्य तथा केंद्र दोनों द्वारा आयोगों का गठन भी किया गया। देखिए, अब मुद्दा ये आता है राज्य सरकार क्या इस पर पहल कर सकती है? राज्य सरकार की पहल के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो भी मुद्दा है आरक्षण संबंधी मुद्दा है या उप वर्गीकरण का मुद्दा है ये राज्य सरकार का मुद्दा ही नहीं। अनुच्छेद 341-42 स्पष्ट कहता है कि जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो राष्ट्रपति तथा संसद को प्राप्त हैं। तो उस स्थिति में राज्य सरकारों ने जो भी कदम उठाए, जैसे अभी उदाहरण आगे आया अभी पंजाब का, तो वो फिर उन्हें अपने वापस लेने पड़े, उन आदेशों को वापस लेना पड़ा, उन नियमों को वापस लेना पड़ा क्योंकि वो राज्य के अधीन है ही नहीं। पंजाब, बिहार तथा तमिलनाडु द्वारा उप वर्गीकरण हेतु किए गए प्रयास वर्तमान में विधिक प्रक्रिया के अधीन होंगे ही क्योंकि राज्य क्षेत्र का कार्य नहीं। अब इसकी संवैधानिक व्याख्या पर आते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के आधार पर केवल राष्ट्रपति को शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्यूनल सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को यह सूचियां बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो संसद राष्ट्रपति के पास केवल यह अधिकार है कि संविधान संशोधित कर इस सूची में जातियों को जोड़ना या हटाना ये निर्धारित कर सकते हैं। तो राज्य सरकार यदि इस संबंध में कोई प्रयास करता है या राज्य सरकार इस संबंध में कोई अधिसूचना जारी करता है तो गैर कानूनी कही जा सकती है, असंवैधानिक कही जा सकती है। केंद्र सरकार का दृष्टिकोण क्या रहा? इस पूरे मसले को लेकर केंद्र सरकार का क्या दृष्टिकोण रहा? देखिए, सन 2005 में शेड्यूल्ड कास्ट के उप वर्गीकरण हेतु विचार किया गया। जो मडगा समुदाय संघर्ष कर रहा था, जाहिर सी बात है, और उस संबंध में तेलंगाना है, उधर अभी बताया तमिलनाडु है, बिहार है, पंजाब है, इनमें भी प्रयास चलता रहा है। तो सरकार जो केंद्र सरकार थी 2005 में इस संबंध में विचार भी किया गया। अटॉर्नी जनरल का बयान उस समय 2005 में अटॉर्नी जनरल का बयान आया, यह संभव हो सकता है लेकिन केवल तभी जब आवश्यकता को इंगित करने के लिए निर्विवाद साक्ष्य उपस्थित हों। यानी कहने का मतलब है कि वाजिब वजह होनी चाहिए उप वर्गीकरण की और जिस पर कोई विवाद ना हो, यानी सभी की सहमति उपस्थित हो। अब जो शेड्यूल्ड कास्ट के जो आयोग हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब्यूनल के जो आयोग हैं, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, इनका क्या स्टैंड रहा उस दौरान? देखिए, दोनों राष्ट्रीय आयोगों ने उस समय संविधान संशोधन का विरोध किया था। देखिए, जो इनके आयोग हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों आयोगों ने उस समय
संविधान संशोधन का विरोध किया तथा यह तर्क दिया कि मौजूदा कोटा के भीतर उप कोटा बनाना पर्याप्त नहीं है। अब इनका उद्देश्य क्या रहा होगा? या अतिरिक्त कोटा चाहते हैं, या ये पूरी प्रक्रिया ही नहीं करना चाहते हैं, ये तो आयोग ही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का विरोध दर्ज किया। अब आते हैं पंजाब विवाद पर, जो काफ़ी चर्चा में है कि आखिर पंजाब इसमें कहाँ से शामिल हो गया, कैसे शामिल हो गया। पंजाब विवाद क्या है उपवर्गीकरण के मुद्दे पर, आइए समझते हैं। सन 1975 में पंजाब सरकार ने 25% शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित करने की अधिसूचना जारी की। देखिए, यह आज का मामला नहीं, 1975 का। 1975 में उन्होंने एससी को 25% शेड्यूल्ड कास्ट आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित करने की अधिसूचना जारी करी, और यह अधिसूचना अगले 30 वर्षों तक लागू भी रही। परंतु सन 2004 में, जो भी पीछे चर्चा हमने करी थी, वहां पर कोर्ट के आदेशानुसार वहां पर कानूनी बाधा पैदा हुई। वर्ष 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामलों में समानता के अधिकार का उल्लंघन का हवाला देते हुए आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति अधिनियम 2000 को रद्द कर दिया तथा जोर दिया कि शेड्यूल्ड कास्ट सूची को एकल जातीय समूह के रूप में माना जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में स्पष्ट कहा कि एससी का जो कोटा है, जो परसेंटेज है, उसे पूरे एक समूह के रूप में, सजातीय समूह के रूप में माना जाना चाहिए, और यह उचित नहीं है कि उपवर्गीकरण की प्रक्रिया या इनमें भी बंटवारा या बांटा जाए। अनुच्छेद 341 के तहत शेड्यूल्ड कास्ट सूची बनाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है तथा राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप डॉक्टर किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का समर्थन करते हुए 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। जब 2004 का जो चिन्नैया सर का फैसला आया है, उसके परिणाम स्वरूप 1975 की जो अधिसूचना थी पंजाब की, उसको भी रद्द कर दिया गया किशन पाल बनाम पंजाब राज्य मामले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने सन 2004 के ईवी चिन्नैया फैसले की सत्यता पर सवाल उठाते हुए 5 न्यायाधीशों की संविधान की पीठ के पास भेज दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जो फैसला सुनाया, उसी की काट करते हुए सन 2004 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के फैसले की सत्यता की जांच के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ के पास ये मामला भेज दिया, और उन्होंने स्पष्ट कहा कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर पुनः विचार की आवश्यकता है। 2004 से 2014 तक की परिस्थितियों में इतनी तब्दीली आ चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट के रवैये में, सुप्रीम कोर्ट की विचारधारा और सोच में इतना अंतर आ गया। परिणाम स्वरूप सन 2020 में संविधान पीठ ने माना कि सन 2004 के निर्णय पर पुनः विचार की आवश्यकता है। अब 2020 तक आ गए हम लोग, और ये माना गया कि 2004 के फैसले पर पुनः विचार की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट तथा शेड्यूल्ड ट्राइब्यूनल के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा की भी सिफारिश की गई। देखिए, क्रीमी लेयर आप सब समझ रहे होंगे, तो क्रीमी लेयर की भी सिफारिश की गई, किसी जो जाति का वर्गीकरण था, जो जाति का प्रतिशत था उसमें, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बनी। वर्तमान में इस मामले की सुनवाई 7 न्यायाधीशों वाली पीठ कर रही है, जो मैंने अभी आपको बताया था शुरुआत में। क्योंकि 5 न्यायाधीशों की पीठ तो दे चुकी थी अपना फैसला, तो जब 5 न्यायाधीशों की पीठ अपना फैसला दे चुकी है, तो जाहिर सी बात अब उसके फैसले को उससे अधिक न्यायाधीशों की जो पीठ होगी वही चेंज कर सकती है। तो जाहिर सी बात 7 न्यायाधीशों की पीठ ये फैसला करने के लिए लगी हुई है, और आज भी इसकी निरंतर सुनवाई चल रही है। अब इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? यदि ये फैसला वर्गीकरण का मडिगा समुदाय के पक्ष में या अन्य पिछड़े वर्गों के पक्ष में आता है, तो इसका प्रभाव पड़ेगा पंजाब के वाल्मीकि तथा मजहबी सिखों पर पड़ेगा, आंध्र प्रदेश के मडगा पर पड़ेगा, बिहार के पासवान पर पड़ेगा, यूपी के जाटों तथा तमिलनाडु के अरुंधतियार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, और वो प्रभाव होगा पॉजिटिव, क्योंकि उनको अपने अधिकार, उनको जो सरकारी लाभ हैं, उनको मिलने में किसी भी प्रकार की कोई अभी असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद साथी।